हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट टाइम हमने रिज्यूम किया था इनकम्प्लीट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि कैसे एक पोलन ग्रेन बनता है इनसाइड अ माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब एक पोलन सैक के अंदर एक सिंगल पोलन ग्रेन कैसे बनता है, इसकी डेवलपमेंट के बारे में हमने डिटेल में हमारे अर्लियर लेक्चर्स में स्टडी किया है। अब आज हम देखने वाले हैं कि वो एक सिंगल पोलन ग्रेन कैसे मेल गैमेट बनता है। ओके, ऑलराइट, एक बार फिर से देख लेते हैं एक सिंगल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सी, इट लुक्स लाइक दिस. This is the single pollen grain which is found in a microsporangium, or you can say a pollen sac. Okay, a pollen grain contains two layers. It is a bilayered structure. It contains hexine, it contains intine, the nucleus and the germ pore. ये germ pore का बहुत important significance है जो हम आज पढ़ने वाले हैं in development of male gametophyte. So हमारा आज का टॉपिक जो है that is development of male gametophyte. It is nothing but the development of a single pollen grain. Okay, the pollen grain was formed where? It was formed in microsporangium, or you can say in a pollen sac. Pollen sac में, this is the pollen sac. If you remember, somewhat butterfly-like structure, diathecals, two lobes. So ऐसे कुछ हमने देखा था। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है, तो ये एक सिंगल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। दिस इज द सिंगल पोलन ग्रेन, और ये सिंगल पोलन ग्रेन हमको कैसे मेल गैमेट देगा इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वी आर स्टडीइंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मेल गैमेटोफाइट की क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मेल गैमेट किससे बनता है? पोलन ग्रेन से बनता है, और पोलन ग्रेन का ही दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोर. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्पोर मीन्स pollen grain. Okay, the seed which is present in the pollen sac. So microspore is nothing but it is the initial cell of male gametophyte. Okay, initial cell क्यों कहा गया है? क्योंकि pollen grain से ही male gamete बनने वाला है। तो first cell of male gamete is microspore. Initial का मतलब क्या होता है? First cell. Okay, then what is the second point? That the development of this male gametophyte is endosporic. इस word का मतलब क्या है? What do we mean by endosporic? Endo means inside. Endo means what? Inside. And sporic means what? Inside the sporal sac. Okay, development is endosporic. What does it mean? It means that the initial development of the gamete, of the male gamete, it takes place within the pollen sac. Okay, और पोलन सैक के बाद जब वो हमारा पोलन ग्रेन बाहर निकलता है, जैसे कि आपको पता है कि छोटे छोटे बर्ड्स या बीज या जो भी पॉलिनेटर्स हैं, वो जब इन पोलन ग्रेन्स को उठाकर फीमेल फ्लावर तक लेकर जाते हैं, तो उस टाइम पे तो वो पोलन सैक में नहीं होता है, वो पोलन सैक से बाहर निकल जाता है। पोलन सैक से बाहर निकलने के बाद भी जब वो फीमेल फ्लावर के ऊपर जाके बैठता है, उस टाइम पे भी उसकी डेवलपमेंट उस फीमेल फ्लावर के साथ अटैच होने के बाद होती है। ओके, सो दैट इज एंडोस्पोरिक, मतलब सारा का सारा डेवलपमेंट हमारे पोलन ग्रेन के अंदर ही होने वाला है, कुछ भी बाहर से एक्सटर्नल एजेंट नहीं आने वाला है टू डेवलप द मेल गैमेट। ओके, वी विल स्टडी अबाउट इट। सो डेवलपमेंट इज व्हाट? इट इज एंडोस्पोरिक। ओके, द डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। हमारा जो मेल गैमेट है, ये हमारा जो सिंगल पोलन ग्रेन है, जब ये मेल गैमेट बनाएगा तो ये दो स्टेजेस में होता है। इट इन्वॉल्व्स टू माइटोटिक डिविजन्स। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर व्हाट इज माइटोसिस? दिस इज द सिंगल सेल, ये एक सिंगल डिप्लॉइड सेल है, ये डिवाइड होता है तो हमको क्या मिलते हैं? दो डॉटर सेल्स सेम डीएनए के। दिस इज माइटोसिस। मैं बार बार हर लेक्चर में ये चीज इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि ये हमारे पूरे बायोलॉजी का बेस है। अगर आपको मियोसिस और माइटोसिस नहीं समझ में आया है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सेल डिवीजन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज माइटोसिस। और व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस में भी डिप्लॉइड सेल होता है, बट हमको मिलते हैं हेप्लॉइड, और इस हेप्लॉइड से फिर हमको आगे मिलते हैं और हेप्लॉइड सेल्स, लेकिन नंबर हो जाता है 4। यहाँ पर हमको 2 मिलते हैं सेम डीएनए के, यहाँ पर हाफ डीएनए के 4 सेल्स मिलते हैं, 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। सो दिस इज मियोसिस। प्लीज नेवर एवर फॉरगेट दिस। ओके, बच्चों को याद रखने के लिए मैं ऐसा ट्रिक बताती हूँ। माइटोसिस में टी आता है, सो टी मीन्स 2 डॉटर सेल्स ऑफ इक्वल डीएनए। Okay, तो मतलब this is some silly trick but it helps some students. Okay, so coming back to our gametophyte,
The development is endosphoric and the development of the male gametophyte involves two mitotic divisions. दो important mitosis होते हैं. कहाँ कहाँ पर होते हैं वो हम देखेंगे. पहला माइटोसिस कहाँ पर होता है? बिफोर पॉलिनेशन इन द पोलन सैक. मतलब जब हमारा पोलन ग्रेन, ये सिंगल पोलन ग्रेन, जब हमारा ये पोलन ग्रेन पोलन सैक के अंदर ही है. ओके, अभी तक ये पोलन सैक से बाहर निकला नहीं है, अभी तक ये मेल फ्लावर के अंदर ही है. सो जब हमारा ये पोलन ग्रेन पोलन सैक के अंदर होता है तभी उसका फर्स्ट डेवलपमेंट हो जाता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो जाता है. ओके, दैट इज नोन एज बिफोर पॉलिनेशन. ओके, अब पॉलिनेशन नहीं हुआ है. पॉलिनेशन मतलब क्या? मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन उठाकर फीमेल फ्लावर के ऊपर रख देना, दैट इज पॉलिनेशन. और फिर जब वो फर्टिलाइजेशन करता है, लेकिन अभी तक पॉलिनेशन हुआ नहीं है. अभी तक मेल पोलन ग्रेन मतलब पोलन ग्रेन अभी तक जो है वो अभी तक पोलन सैक के अंदर ही है, मेल के पास ही है. सो बिफोर पॉलिनेशन, अभी मेल के पास ही है मतलब कहाँ होगा? पोलन सैक में ही होगा, वो अपने बैग में ही होगा. सो बिफोर पॉलिनेशन इन द पोलन सैक. और हमारा सेकंड प्रोसेस क्या होता है? आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिक. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा बिफोर पॉलिनेशन और सेकंड माइटोटिक डिवीजन क्या होगा? आफ्टर पॉलिनेशन. मतलब जब मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन उठाकर फीमेल फ्लावर पे ले जाकर रख दिया गया, अब हमारा पोलन ग्रेन, हमारा मेल गैमेट जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा सेकंड माइटोटिक डिवीजन में. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ we will in detail understand the first step of our development of male gametophyte. So what is the first step? Before pollination in the pollen sac. Okay, this is the pollen grain as we discussed earlier. It consists of these things. Okay, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन की. डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन. फर्स्ट माइटोसिस में क्या होता है? सेल इक्वल नंबर में डिवाइड होता है. ओके, सो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ये आपने सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक सेल दो सेल बनने से पहले अपना करियोकाइनेसिस करता है. मतलब आपने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि सेल दो स्टेजेस में डिवाइड होता है. पहले होता है करियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस. करियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन. और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन. तो हमने ये अपने 11th स्टैंडर्ड के सेल डिवीजन वाले चैप्टर में ये डिटेल में पढ़ा है कि मेरा कोई भी सेल जब ये डिवाइड होने वाला है तो ये पहले अपने अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और जब न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड हो जाता है तो हमको दो सेल मिलते हैं. आई होप यू रिमेम्बर दिस. करेक्ट ना? दिस इज द सेल, डिप्लॉयड सेल. ये पहले अपना न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड करेगा, इक्वल डिवीजन हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाएगा और फिर हमको दो डॉटर सेल्स मिलेंगे. करेक्ट? सो करियोकाइनेसिस होता है. करियोकाइनेसिस के टाइम में क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो सिमिलर थिंग आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है. आपका ये जो पोलन ग्रेन है, ये सिंगल पोलन ग्रेन, इट गेट्स द इनर मटेरियल, द इनर कॉन्स्टिट्यूएंसी गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हमको दो सेल देखने को मिलते हैं, एक है शेडेड रीजन और एक है नॉन शेडेड रीजन. ओके, सो जो फर्स्ट वाला रीजन है दैट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल. अब हमने हमारे इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था कि वेजिटेटिव मतलब क्या होता है? विच इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव. इफ यू रिमेम्बर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब फ्लावर को छोड़कर लीफ, स्टेम, रूट, ये सारी चीजें जब रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा है. सो एक हमको पोलन ग्रेन के जो दो पार्ट्स मिले हैं, वेजिटेटिव सेल और ये दूसरा वाला जर्म सेल. वेजिटेटिव सेल, और सॉरी मैं उल्टा बता दी थी, द शेडेड रीजन इज द जर्म सेल एंड द नॉन शेडेड रीजन इज द वेजिटेटिव सेल. ये दो पार्ट्स हमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, मतलब आगे जाके बहुत ज्यादा हमको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा. तो हमारा जब पोलन ग्रेन फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन दिखा रहा है तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है? अपने अंदर के न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. आधा सेल बन रहा है वेजिटेटिव सेल, आधा सेल बन रहा है जर्म सेल. ये जो वेजिटेटिव सेल है ये नॉन रिप्रोडक्टिव है. ओके, आपको आगे जाके पता चलेगा कि इसका रिप्रोडक्शन में मेन रोल नहीं है. इट एक्ट्स एज ए हेल्पर constituent. Okay, so this vegetative cell is larger in size. भले इसका रोल ज्यादा नहीं है, but it is larger in size. See, as you can see the characteristics of the vegetative cell.
it is larger in size, it has big vacuole, okay, it consists of cytoplasm. इसके पास vacuole भी बड़ा होता है to collect all the waste material, and it also has cytoplasm, large cytoplasm. इसका cytoplasm comparatively germ cell से बड़ा है, मतलब अब सेल की साइज बड़ी है तो cytoplasm भी बड़ा होगा, that's obvious. It contains of a nucleus and it contains reserve food. हमने vacuole का प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था 11th में, कि vacuole का फंक्शन क्या होता है, सारा चीजों को अपने पास स्टोर करके रखना. अब उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी आ जाता है और कुछ फूड मटेरियल भी आ जाता है. सो इसके पास वैक्यूल है तो ये फूड को स्टोर करेगा. ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक एंटिटी का ऑल्टरनेटिव नेम पता होना बहुत बहुत जरूरी है. ओके, तो वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम क्या है, ट्यूब सेल, क्योंकि आगे जाके आपको थ्योरी में अचानक से ट्यूब सेल आ गया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. वेजिटेटिव सेल का नाम है ट्यूब सेल. ट्यूब सेल के न्यूक्लियस को हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस. सेल के न्यूक्लियस को उसी के नाम से जाना जाएगा. अगर सेल का नाम ट्यूब है तो न्यूक्लियस का नाम भी ट्यूब. आप इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं. ओके, सो दिस इज द वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज द germ cell. Germ cell is the actual hero over here. It is actually responsible for the reproduction. Okay, so germ cell germ cell का characteristics क्या है, आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये वेजिटेटिव सेल का इतना बड़ा पोर्शन है, जर्म सेल का छोटा सा पोर्शन है. सो इट इज स्मॉल, पैरा डिस्टिंग्विश. दूसरा, इसका सेल वॉल जो है वो कुछ प्रॉपरली शेप नहीं होता है, मतलब ये जो सेल वॉल जो है ये थोड़े से इंटरप्टेड होते हैं, मतलब द सेल वॉल इज लिटिल इरेगुलर इन शेप. थर्ड, ये जर्म सेल कहाँ पर है, मतलब सारी की सारी जगह तो वेजिटेटिव सेल ने खाई हुई है. द एंटायर प्लेस, the entire space is occupied by the vegetative cell, correct? So the germ cell occupies very little space within the cytoplasm of the vegetative cell. मतलब ये vegetative cell का जो cytoplasm है, अगर मैं दूसरे कलर के मार्कर से दिखाऊं, ये अगर vegetative cell का cytoplasm है तो हमारा germ cell vegetative cell के cytoplasm में present है. So it is suspended in the cytoplasm of vegetative cell. It contains a small nucleus as well. Okay, if we have not labeled it, let us just label it. It contains of a nucleus. So are we clear? What is the first stage of male gametophyte? क्या बोला था हमने, first stage क्या है, that the development takes place before pollination in the pollen sac. इसका मतलब आपका ये जो बैग है, आपका ये जो पोलन सैक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर ये जो इतने सारे पोलन ग्रेन्स हैं, ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स ये स्टेज अपने बैग के अंदर ही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही वो बाहर आते हैं पॉलिनेशन के लिए. प्लीज रिमेंबर, द फर्स्ट स्टेज ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड द पोलन सैक, इसीलिए इसको बोला है एंडोस्पोर. ओके, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस वेयर, इनसाइड द पोलन सैक. मतलब ये सिंगल पोलन ग्रेन जब तक ऐसा नहीं बन जाएगा तब तक वो अपने बैग से बाहर नहीं आएगा, और अगर गलती से आ भी गया तो शायद वो रिप्रोडक्शन करने के लायक ना हो, कंपैटिबल ना हो. ओके, आर यू क्लियर विद दिस? सो अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड स्टेज. ओके, सो नाउ द सेकेंड स्टेज इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा. पॉलिनेशन हमने क्या कहा, व्हेन द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड, when the pollen grain, this pollen grain, it is transferred from male flower to the stigma of the female flower. उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है, that is the second phase of our development of male gametophyte, which is nothing but after pollination on stigma. Okay, stigma क्या है, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. ये जो स्टिग्मा है, मतलब ये जो अपर पार्ट है, दैट इज द स्टिग्मा, जो कि एक्चुअली में पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करने का काम करेगा. ओके, तो हमारा जो सेकेंड माइटोसिस है, जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन है, वो होने वाला है स्टिग्मा के ऊपर. ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या होता है, स्टेप वाइज देखेंगे. पहला स्टेप क्या है आफ्टर पॉलिनेशन, द फर्स्ट स्टेप इज टू सेल्ड पोलन ग्रेन. यहाँ पर हमने इसको टू सेल्ड क्यों कहा है,
यहाँ पर देखिए ये हमारा सिंगल पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन का फर्स्ट माइटोसिस हुआ था तो हमको 2 सेल मिले थे, एक बड़ा सेल मिला था वेजिटेटिव सेल, एक छोटा सेल मिला था जर्म सेल। मतलब ये 2 सेल का पोलन ग्रेन हो गया है। ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है। सो दिस इज द 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। When 2-celled pollen grain is deposited on stigma surface after pollination, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है सेकेंड फेज का, कि जब हमारा ये पोलन ग्रेन अपने पोलन सैक से बाहर आ गया, मतलब समझिए कि ये इसका पोलन सैक है, ऐसे 4 अलग अलग लोब्स हमने देखे थे। तो जब हमारा पोलन ग्रेन अपने पोलन सैक से बाहर आ गया है, ओके, एक सिंगल पोलन ग्रेन, ऐसे सिंगल पोलन ग्रेन डेवलप हुआ और पोलन सैक से बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद वो यहाँ वहां नहीं भटकेगा, उसका पॉलिनेटर मतलब हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, लाइक वाया वाटर और वाया विंड और वाया एनी इंसेक्ट और बर्ड, ये पोलन ग्रेन जो है, ये हमारा 2 सेल पोलन ग्रेन जो है, ये जाकर बैठेगा अपने फीमेल फ्लावर के ऊपर। मतलब जब एक पोलन सैक फटता है, जब एक पोलन सैक बर्स्ट होता है तो थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, करेक्ट। हमने हमारे 3rd लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर आपके पास 250 मदर माइक्रोस्पोर सेल है, एमएमसी है, तो आपको कितने पोलन ग्रेन मिलेंगे? तो आंसर था एक माइक्रोस्पोर से मिलता है 4 पोलन ग्रेन, तो 250 से कितना मिलेगा? 1000 पोलन ग्रेन। ये हमारे 3rd लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मैंने यहाँ पर दिया है। एनीवेज, सो जब एक पोलन सैक फटता है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, और अब इतने सारे पोलन ग्रेन्स बाहर आ रहे हैं तो एक ना एक पोलन ग्रेन तो अपने फ्लावर तक पहुंच ही जाएगा, ऐसा वी कैन अज्यूम, करेक्ट। ओके, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता है या इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली मिल जाएगा। ओके, इट इज ऑलवेज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट विच गिव्स यू द रिजल्ट। सो हम सेकेंड फेज पढ़ रहे हैं हमारे मेल डेवलपमेंट का, मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट का। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो पोलन ग्रेन है वो फर्स्ट फेज वो कर चुका है, मतलब उसके अंदर 2 सेल्स बन चुके हैं, वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल, तो वो अब अपने पोलन सैक से बाहर आ गया। पोलन सैक से बाहर आया तो सीधे कहां पर लेकर गए उसको? पॉलिनेटर फीमेल फ्लावर के पास। फीमेल फ्लावर के पास जाके वो किसके पास चिपक जाता है? स्टिग्मा के साथ चिपक जाता है। किसके साथ? स्टिग्मा के साथ। ओके, अब ये स्टिग्मा की क्या खासियत है? दिस स्टिग्मा कंटेन्स अ फ्लूइड, अ जूस विच इज स्टिकी एंड विच इज शुगरी इन नेचर। मतलब इस स्टिग्मा के अंदर थोड़ा बहुत शुगर प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्टिकी होता है, जिसके वजह से जो इसका शुगर है, जो लिक्विड है और जो इसकी चिपचिपाहट है, फ्लूइडिटी है, उसके वजह से पोलन ग्रेन इसके ऊपर चिपक तो जाता है, पर वो जैसे ही पोलन ग्रेन इसके ऊपर चिपकता है वो इसका जूस एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। हमारा पोलन ग्रेन क्या करना स्टार्ट कर देता है? स्टिग्मा का जूस अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। अब ऑब्वियस सी चीज है, पोलन ग्रेन पहले इतना सा है और ये चिपका है मतलब हमारे स्टिग्मा के ऊपर। जब इसका जूस इसके अंदर जाएगा, पोलन ग्रेन के अंदर जाएगा, स्टिग्मा का जूस पोलन ग्रेन के अंदर जाएगा, तो पोलन ग्रेन का साइज बड़ा होगा। इट इज सो ऑब्वियस। अब जब पोलन ग्रेन का साइज बड़ा होगा, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमेजिन करने की कोशिश करो, जस्ट इमेजिन दिस इज योर पोलन ग्रेन और यहाँ पर नीचे स्टिग्मा है, ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका स्टिग्मा है। ओके, स्टिग्मा के अंदर का सारा जूस पोलन ग्रेन में जा रहा है। अगर स्टिग्मा के अंदर का सारा जूस पोलन ग्रेन में जा रहा है तो अंदर का एरिया बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बलून के अंदर पानी भरते हैं तो बलून का साइज इंक्रीज होता है, वैसे पोलन ग्रेन जब पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका अंदर का साइज बढ़ेगा। अंदर के वॉल पे, ये जो इंटरनल वॉल है, इंटाइन जो है, इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये बाहर की वॉल को धक्का देगी। जब ये बाहर की वॉल को धक्का देगी तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब इंटरनल वॉल का प्रेशर होने की वजह से जो हमारी इंटाइन थी वो एक्साइन के साथ जाके फ्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी जो इंटरनल लेयर है वो थोड़ी सी एक्सटर्नल लेयर के पास आ जाएगी और फ्यूज हो जाएगी। ओके, सो देखो यहाँ पर मैं इसको वापस एज इट इज कर देती हूँ जैसा ये था, ताकि आपको लास्ट मिनट रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हमारा ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठा है। स्टिग्मा के ऊपर बैठ के वो उसका सारा नरिशमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, सारा शुगर सेक्रेशन एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि उसका साइज बड़ा हो सके।
जब हमारे पोलन ग्रेन का साइज बड़ा हो जाता है तो इंटरनल लेयर एक्सटर्नल लेयर के साथ फ्यूज हो जाती है, इतनी ज्यादा फ्यूज हो जाती है कि अब ये जो जर्म पोर्स थे इसकी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मैं आपको इतने टाइम से बोल रही हूँ कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है इस जर्म पोर के ऊपर कि ये लेयर नीचे की तरफ पुश कर दी जाती है। द इंटरनल लेयर एक्सर्ट्स so much amount of pressure that the enzyme it just extends outwards, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है हमारे एंजाइम के ऊपर कि वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है और तब हमारा तैयार होता है पोलन ट्यूब। ओके, सी लेट्स रीड द सेकंड पॉइंट। द पोलन ग्रेन कम्स इन कांटेक्ट विथ शुगरी स्टिग्मेटिक सेक्रीशन। स्टिग्मेटिक मतलब स्टिग्मा, तो हमारे स्टिग्मा के ऊपर जो शुगरी सब्सटेंस है उसके ऊपर पोलन ग्रेन आकर चिपक गया। अब पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा के ऊपर चिपक गया तो वो क्या करेगा, उसको अब्सॉर्ब करेगा। इट विल अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट, द सेक्रीशन। ओके, वंस इट अब्सॉर्ब्स द सेक्रीशन, वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा का सेक्रीशन एब्सॉर्ब करेगा, पोलन ग्रेन का साइज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। साइज बढ़ते जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल लेयर पे प्रेशर बढ़ेगा। द इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेस, और इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक्सटर्नल लेयर पे प्रेशर पड़ेगा। एक्सटर्नल लेयर पे प्रेशर पड़ेगा तो वो प्रेशर झेल नहीं पाएगी, इसीलिए वो अपने आप को स्ट्रेच कर देगी। ओके, इंटाइन इमर्जेस फ्रॉम जर्म पोर एज पोलन ट्यूब, मतलब ये इंटरनल लेयर ही इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है इसके ऊपर कि अपने आप को बाहर एक्सटेंड कर देती है। मतलब समझो ये अगर हमारा ऐसा कुछ अगर हम स्ट्रक्चर इमेजिन करें कि अंदर की तरफ इतना प्रेशर बढ़ रहा था कि वो अंदर की लेयर ही बाहर आके एक्सटेंड हो गई और बन गया हमारा पोलन ट्यूब। अगर आप देखो तो कुछ ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये पोलन ट्यूब जो है, अब इस पोलन ट्यूब का क्या फंक्शन है, देखो मेल गैमेट्स के पास, हम यहाँ पर जो है फ्लावर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे। ह्यूमन मेल गैमेट्स मतलब स्पर्म, वो उनके पास टेल होती है तो वो स्विम करके चले जाते हैं, इनके पास कोई टेल वेल नहीं है, तो मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, वो खुद नहीं चल सकते। ओके, मतलब यहाँ पर पोलन ग्रेन आके बैठा है। कुछ बच्चे अगर सोच रहे होंगे, जो सीबीएसई के बच्चे हैं, एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑलरेडी पता होगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन अपने आप ओवरी तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि फाइनल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होना है, फाइनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होना है जहाँ पर एग है। ओके, तो पोलन ग्रेन अपने आप यहाँ तक नहीं पहुंचने वाला है। ये जो पोलन ट्यूब तैयार हो रही है, ये पोलन ट्यूब हमारे गैमेट्स को एग तक पहुंचाने वाली है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द पोलन ट्यूब। ओके, और ये पोलन ट्यूब बनी कहां से, इंटाइन से। कहां से बनी, इंटाइन से। कैसे बनी, स्टिग्मा का सेक्रीशन जब पोलन ग्रेन ने एब्सॉर्ब किया तो अंदर प्रेशर बढ़ा तो इंटाइन की लेयर बाहर आ गई, इंटाइन की लेयर बाहर आई तो पोलन ट्यूब बन गया। प्लीज याद रखो इस चीज को। ओके, अब पोलन ट्यूब बन गई है तो पोलन ट्यूब के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ऊपर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो नीचे की तरफ माइग्रेट होते जा रहे हैं। मतलब कि हमारा ये जो वेजिटेटिव सेल है, जो सबसे बड़ा सेल था, वो बढ़ गया, उसका साइज और इंक्रीज हो गया क्योंकि वेजिटेटिव वाला पार्ट ही नीचे गया है। ओके, तो उसका साइटोप्लाज्म शिफ्ट हो जाता है नीचे। साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्या शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्यूब न्यूक्लियस जो है, वो ट्यूब न्यूक्लियस भी धीरे धीरे करके पोलन ट्यूब की तरफ जा रहा है। और एक चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो रही है, दैट इज द जर्म सेल। ये जो जर्म सेल था, ये जर्म सेल भी धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ग्रेविटी है ऑब्वियसली, तो वो भी पोलन ट्यूब की तरफ ही जाएगा। ओके, सो द जर्म सेल ऑल्सो माइग्रेट्स टुवर्ड्स द पोलन ट्यूब। दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। ओके, द ट्यूब न्यूक्लियस, द जर्म सेल एंड द साइटोप्लाज्म, दे माइग्रेट इन द पोलन ट्यूब। ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं, पोलन ट्यूब में माइग्रेट हो रही है। And now comes the most important point of the entire phase, that is the second mitosis. आप सोच रहे होंगे अभी तक second mitosis क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो पहले ही first mitosis हो गया था। तो अब आता है हमारा second mitosis वाला phase। अब यहाँ पर क्या होगा, ये germ cell जो पोलन ट्यूब की तरफ माइग्रेट कर रहा था, ये germ cell डिप्लॉइड था। अब तक कैसा था ये नेचर में, डिप्लॉइड था। अब ये डिवाइड होके क्या बन गया, हेप्लॉइड। तो हमको पोलन ट्यूब में क्या मिलेंगे, दो मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, क्या मिला हमको इधर पे मिले दो मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस। तो जो सेकेंड माइटोसिस हुआ वो हुआ यहाँ पर। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? ओके, सो द जर्म सेल डिवाइड्स टू फॉर्म
टू हैप्लॉइड नॉन मोटाइल गेमेटोफाइट। जर्म सेल से मेरा मतलब है यहाँ पर ये 2n नहीं n है, आई एम रियली सॉरी। हमने पहले ही पढ़ा है कि पोलन सैक के अंदर सारे के सारे हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर नेवर डिप्लॉइड इन नेचर। जो मदर माइक्रोस्पोर होता है वो डिप्लॉइड होता है, उसके अंदर से हमको हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं। आई एम रियली सॉरी, ओके। क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में हमको हमेशा इक्वल नंबर मिलेगा। अगर पेरेंट n है तो चाइल्ड भी n होगा, ओके। सो यहाँ पर हमारा जर्म सेल जो है वो जर्म सेल क्या हो गया, डिवाइड हो गया, हमको 2 मेल गैमेट्स मिल गए, हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया मेल गैमेट का। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, टू प्रोड्यूस मेल गैमेट। मेल गैमेट कैसे बनता है, ओके। सो हमने 2 चीजें देखी इंपॉर्टेंट कि मेल गैमेट कैसे बनता है, 2 फेजेस में बनता है। पहले तो पॉलिनेशन के पहले, मतलब जब वो अपने पोलन सैक के अंदर है तब, और दूसरा फेज क्या था, आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब जब वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तब। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में ये जो पोलन ग्रेन है ये 2 फेजेस में बाहर आता है। मतलब कुछ एंजियोस्पर्म्स में जब पोलन ग्रेन सेकेंड स्टेज, मतलब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कर लेता है, जब वो 2 सेल के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है तभी वो बाहर निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे, ओके। जब वो 2 सेल के स्टेज में आ जाता है तब वो पोलन सैक से बाहर निकल जाता है। और बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि यही पोलन ग्रेन, ये पूरा का पूरा स्टेज, ओके, ये पूरा का पूरा स्टेज वो अपने सैक के अंदर ही करेगा, ट्यूब न्यूक्लियस को छोड़कर। मतलब वो 3 सेल स्टेज बनाएगा, वो अपने सैक के अंदर ही 2 गैमेट्स बना लेगा, और फिर उसके बाद वो बाहर आके स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच होगा सिर्फ पोलन ट्यूब बनाने के लिए। मतलब कुछ एंजियोस्पर्म्स में गैमेट पोलन सैक के अंदर ही बन जाते हैं, गैमेट्स जो हैं वो पोलन सैक के अंदर ही बन जाते हैं, यहाँ पर ही मतलब डिवीजन हो जाता है, 2 गैमेट्स बन जाते हैं, और फिर बाद में वो बाहर निकलते हैं अपने पोलन सैक के और आके स्टिग्मा में बैठते हैं। और कुछ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये सिर्फ 2 सेल स्टेज तक ही रहता है, उसके बाद तुरंत वो बाहर आ जाता है, स्टिग्मा के साथ अटैच होने के बाद गैमेट्स बनते हैं। देखो एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स, स्टिग्मा से मेल गैमेट का बनने का कुछ लेना देना नहीं है, ओके। स्टिग्मा सिर्फ और सिर्फ पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोलन ट्यूब में। ये गैमेट्स जो है ये अपने हिसाब से ही डिवाइड होंगे जब इनका पर्टिकुलर फेज कंप्लीट होगा, जब इनका साइकिल कंप्लीट होगा, एस फेज, इंटरफेज, जब इनका सारा का सारा फेज कंप्लीट होगा तभी ये जर्म सेल डिवाइड होगा। तो ये जर्म सेल पोलन सैक के अंदर ही रहकर भी डिवाइड हो सकता है या स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद भी ये डिवाइड हो सकता है। इसका स्टिग्मा से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो आप सोचोगे कि जब तक ये स्टिग्मा से अटैच नहीं होगा तब तक गैमेट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। गैमेट पोलन सैक के अंदर भी बन सकता है। जैसे इतना फेज अगर पोलन सैक के अंदर हो गया तो 3rd फेज भी पोलन सैक के अंदर हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल, सो रिमेंबर दिस, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, look, have a look at it quickly. If you have any other doubts regarding the development of male gametophyte, you can without any hesitation write down your doubts in our comment section and let us know. We will try to get back to you as soon as possible with your query. Okay, and hope you understood today's lecture. Thank you so much. If you have liked the lecture, please do not forget to like, share and subscribe to our channel. See you soon. Thank you.